अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आरज़ू काज़। आज जी हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने हमें जॉइन किया है, आप पहले भी देख चुके हैं और आज भी हम उनसे बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर भी, चाइना पे भी और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिस पे हम आज डिस्कशन करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे उनसे। सबसे पहले जी हमें जॉइन किया है मेजर गौरव आर्या ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप लोग सब मुझे जानते हैं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब कि आप शो में तशरीफ लाए। उनके साथ जी हमें ज्वाइन किया है वैभव सिंह साहब ने, आप ब्लॉगर भी हैं, एनालिस्ट भी है। थैंक यू सो मच वैभव जी कि आप आए। और साथ ही हमें ज्वाइन किया है हमारे दोस्त और साथी कुलीग भी हैं हमारे, एजाज सैयद। बहुत शुक्रिया एजाज कि आप आए हैं और आज हम देखते हैं कि ये तीनों मिलके क्या बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बस शुरू करती हूँ और फिर आप लोग आपस में जो है वो मुझे सिखाने की कोशिश किएगा कि क्या क्या हमें सीखने की जरूरत है और क्या चीज बेहतर हो रही है लेकिन हम उसे नेगेटिव वे में ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि मेजर साहब, जब चाइना कुछ करता है तो आप क्या, जैसे चाइना ने अटैक किया या चाइना के साथ आपके बॉर्डर्स पे लड़ाई हुई, जो कुछ भी हुआ, तो उस पे आप इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं जाते जितना आप लोग पाकिस्तान के साथ जाते हैं, ऐसा क्यों है? जी। चाइना के साथ हमारी 1967 के बाद चाइना का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इंडिया में 4 किस्म के बॉर्डर हैं। चाइना के साथ जो बॉर्डर है हम उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। और 1967 के बाद आप लगा लीजिए तकरीबन 55 साल हो गए हैं आरजू, और 55 साल में एक भी गोली फायर नहीं हुई, सिंगल राउंड ऑफ एमुनिशन फायर नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत थप्पड़ लात घूसे ये चले हैं बॉर्डर पे, पर फौजें थप्पड़ लात घूसों में नहीं लड़ती हैं। आर्मीज डोंट फाइट लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं चाइना में भी अंडरस्टैंडिंग है कि इस चीज को एस्केलेट नहीं होने देना। ये होता क्यों है ये भी जल्दी से बताता चलूं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको हम लोग अक्सर क्या होता है मेंटली जोड़ने की कोशिश करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से, जो कि 750 किलोमीटर की है पाकिस्तान के साथ, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पहले स्टेट था। आरजू जी, मामला ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो पाकिस्तान के जो माफ कीजिएगा चाइना के साथ है, वो परसेप्शनल है, वो फिक्स नहीं हुई है, वो परसेप्शनल है। चाइनीज अंदर आते हैं, उनको लगता है हम चाइना में ही आ रहे हैं क्योंकि वो क्लेम करते हैं वो टेरिटरी। हम लोग चाइना के अंदर चले जाते हैं क्योंकि हम क्लेम करते हैं। लेकिन जो भी अभी तक हुआ है हमारा चाइना के साथ, मैं भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मैं सर्विस कर चुका हूं, और वहां पे मैंने देखा था, मैं भी करीब काफी दर्जनों बार मैं चीन के अंदर जा चुका हूं। तो उनको हम ड्राई फ्रूट दे देते हैं, बादाम पिस्ते उनको पसंद आते हैं, तो उन्होंने हमें वो कंडेंस मिल्क का डब्बा दे दिया था, मुझे एक बार याद है। और एक चाइनीज जैकेट भी दी थी चाइनीज आर्मी की, वो पता नहीं किसी ने ले ली मुझसे। तो ऐसा मतलब वहां पे बेसिकली 1967 के बाद फायरिंग नहीं हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल में ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल में हर रोज बमबारी होती है, हर रोज वहां किसी ना किसी को चोट लगती है, आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी बुरी खबरें मिलती हैं। तो चाइना और पाकिस्तान का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है आज। जी बिल्कुल। एजाज क्या कहेंगे आप कि क्यों ऐसा है? पाकिस्तान और इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम लोग गोलाबारी ना करें और अगर बहुत जरूरत है तो लाते घूंसों से ही काम चला लें? असल में मेरे ख्याल में मेजर साहब ने एक एस्पेक्ट दिया है। एक एस्पेक्ट उसका ये भी है कि जब 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हुआ था, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फैक्शन ऐसा है, बड़े अदब से कहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर भी जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। आप देखिए, मैं नाम लेकर या तो नहीं, मेरा मकसद नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहता मैं, लेकिन एक फैक्ट है कि जिस तरह हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उस तरह हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, और वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। और मुझे याद है अच्छी तरह, जब आपको याद होगा कि 1998 में जुलाई में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पर पाकिस्तान में, और लाहौर में उन्होंने मियां नवाज शरीफ के साथ यहाँ पर यादगार में दौरा किया था, मीनार पाकिस्तान का। तो उस वक्त भी हिंदुस्तान के अंदर से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आए थे कि अभी आपने दौरा वो क्यों किया और क्यों आपने पाकिस्तान को तस्लीम करने की बात की। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा हिंदुस्तान गलत है, कुछ यहाँ पर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ वहाँ पर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम किसी ज़माने में इकट्ठे रहे हैं। हमारा और हिंदुस्तान में बसने वाले लोगों का जो रवाज है, जो सोसाइटी है, वो मिलती जुलती सोसाइटी है। थिंकिंग पैटर्न, मोहब्बत करने का भी एक जैसा है, नफरत करने का भी एक जैसा है।
हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, तो नफरत करते हैं तो वो भी बेतहाशा करते हैं। तो 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो मेरे ख्याल में इस तरह से भी चीज़ों को देखना चाहिए। मैं एक लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या कोई ऐसी बात करूं, लेकिन एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ जो मैं फील करता हूँ ऑनेस्टली। बिल्कुल जी। जी वैभव जी। देखिए एजाज भाई मेरे बहुत मतलब काबिल एहतराम शख्स है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनके काम से मैं बहुत मुतासिर हूँ, एज अ जर्नलिस्ट भी एंड एज अ ऑथर भी, दोनों तौर पे। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आप मीनारे पाकिस्तान वाजपेयी साहब गए और ये उन्होंने साबित किया वहां जाकर के कि हमने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया है। उनके वहां जाने का पर्पस जो था, जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल पर्पस था, मीनारे पाकिस्तान पे कोई वो मतलब छोले भटूरे खाने तो नहीं गए थे, और ना ही मीनारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ है कि वो वहां जाकर के उन्होंने फोटो खिंचानी थी। इट वॉज जस्ट अ सिग्नलिंग, उन्होंने बस एक सिग्नल देना था कि हाँ अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मीनारे पाकिस्तान जा रहा है तो उसका मतलब है कि ही हैज एक्सेप्टेड, इंडिया एज अ कंट्री हैज एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जब वो वहां से आए तो पाकिस्तान में उसके बाद क्या हुआ इसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं होता है कि उस मीनारे पाकिस्तान को पानी से धोया गया था उस, क्योंकि वहां पे एक सो कॉल्ड हिंदू जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर था वो गया था, तो इसलिए वो नापाक हो गई थी जगह, तो उसको पानी से धोया गया। तो ये भी उसी तारीख का हिस्सा है। तो इंडिया ने जहां ये जेस्चर दिखाया था कि वो वहां पे गए और जाने के बाद उन्होंने ये बताया कि हाँ हमने एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस, तो उसको वहां पानी से धो करके उस नफरत को भी जाहिर किया गया जो कि उधर से आई, सामने की तरफ से। अगर वाजपेयी साहब यहाँ से गए तो मुशर्रफ ने फिर कारगिल भी किया, और मुशर्रफ ने कारगिल करके ये दिखाया कि सामने से क्या इंटेंशन है। मोदी साहब जब इंडिया से जाते हैं नवाज शरीफ से मिलने के लिए उनकी पोती की शादी में, तो उसके बदले में क्या होता है, मतलब पठानकोट होता है, उरी होता है। तो जब भी इंडिया ने कोई भी जेस्चर दिखाया, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इंडिया ने जो भी जेस्चर दिखाए उसका जो रिटर्न आया है, उसका जो फ्लैशबैक आया है, वो हमेशा किसी न किसी टेररिस्ट अटैक या किसी न किसी डिमीनिंग एक्ट के थ्रू आया है। तो देखिए एक चीज है, और आप जब इंडिया में रेडिकल एलिमेंट्स को पाकिस्तान में रेडिकल एलिमेंट्स को जब आप कंपेयर करते हैं, तो मैं समझता हूँ आप तब नाइंसाफी करते हैं जब आप इनको आप एक तराजू पे तोलने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है उसकी भेंट जो है पिछले 10 साल में करीब 50,000 के करीब लोग चढ़ चुके हैं, आपके अपने शहरी, मैं इंडियंस की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। और आपके रेडिकलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, हमारे यहाँ हम लोग इम्पैक्ट होते हैं डायरेक्टली। अगर यहाँ पे बनारस में, लखनऊ में, कानपुर में या बैंगलोर में अगर कोई हिंदुत्ववादी या कोई इस तरह के जो जो बहुत ज्यादा जो रेडिकलाइज नट केसेस हैं, अगर कुछ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं जाता है, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ लोकल शहर, जिला या स्टेट के लेवल तक ही महदूद होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए। जी एजाज, जवाब देंगे आप? आपने कहा कि उड़ी हो गया और फिर कारगिल का भी जिक्र आपने किया। तो देखिए इस बात पे तो पाकिस्तान की हुकूमत बरतरफ हो गई। आपको पता है इस बात, पाकिस्तान में एक गैर जमहूरी दौर का आगाज हो गया, और पाकिस्तान में जो गैर जमहूरी दौर का आगाज हुआ था उसकी एक बहुत बड़ी वजह खुद कारगिल थी। और ये कंट्रोवर्सी आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ हैं और उनके दरमियान इस वाले से कंट्रोवर्सी थी कि कारगिल की इजाजत उन्होंने दी या नहीं दी। ये मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता, आप मेरी बात को, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं, आप पढ़ते लिखने वाले लोग हैं। फिर जो बाद में वाजपेयी साहब और बाद में फिर मोदी साहब जब पाकिस्तान में आए, तो देखिए पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि उस तरह से जमहूरियत मजबूत नहीं हुई, ना होने दी गई है। उसकी कुछ डोमेस्टिक वजूहात भी हैं, कुछ इंटरनेशनल वजूहात भी हैं। डिटेल में जाए बगैर आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। और पाकिस्तान की जो जिस तरीके से पाकिस्तान में पार्लियामेंट और जमहूरियत मजबूत होना चाहिए था, नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ। सिर्फ हमें नुकसान नहीं हुआ, इस पूरे रीजन को भी नुकसान हुआ। और मैं बड़े अदब से कहूँगा, आप मेरे साथ इस पैनल पे मौजूद हैं, मेरे दिल में आप लोगों का एहतराम है। मैं वही बात के, मैं कोई तौहीन वाली बात नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में जब भी
डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल किया गया, तो हमारी जो इर्द गिर्द की दुनिया है और इंटरनेशनल दुनिया है, उसने पाकिस्तान के अवाम का साथ नहीं दिया, उसने अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस का साथ दिया। तो आपने खुद माना, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि रेडिकलाइजेशन की वजह से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। आप यकीन करिए, मैं कंपैरिजन में नहीं जा रहा, अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान का नुकसान हिंदुस्तान से या इवन अमेरिका से भी ज़्यादा हुआ। और पाकिस्तान का नुकसान का अगर कंपैरिजन करना है तो अफगानिस्तान के साथ आप कर सकते हैं, हमारा इतना नुकसान ज़रूर हुआ, अफगानिस्तान थोड़ा ज़्यादा हुआ, हमारा उनसे कम हुआ, लेकिन हुआ। लेकिन जब आप बात करते हैं मुंबई अटैक की या उड़ी की, या वो यूं इस तरह बात होती है कि जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमतें ये ऑर्डर करती हैं कि आप मिलिटेंट्स को कि वो जाएं और जाके वहां पर अटैक करें, ऐसा नहीं होता। जी मेजर साहब। जी मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने बातें बड़ी अच्छी करी हैं, और एट अ सर्टेन लेवल मैं इनके साथ अग्री भी करता हूं, क्योंकि इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे डिसएग्री करा जाए। लेकिन जो सच्चाई है वो मुख्तलिफ है थोड़ी सी। आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, वो 26/11 ऑर्डर करती है। वो कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वजाद खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। वजाद खान ने अपने इंटरव्यू में परवेज मुशर्रफ से बोला, परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला कि कश्मीर में लड़ने के लिए हमने तंजीमें बनाई। उन्होंने, परवेज मुशर्रफ जो आपके प्रेसिडेंट थे, आपके आर्मी चीफ थे, सरकारी थे, वो गवर्नमेंट ही थी पाकिस्तान की परवेज मुशर्रफ, क्योंकि इलेक्शन तो थे नहीं, 10 साल तक वही थे। उसके पहले समय जनरल जियाउल हक थे। तो इन सब की अगर आप खासतौर से इन द लाइन ऑफ फायर पढ़ें या उनके इंटरव्यूज देखें, वो बड़े साफ तौर पे उन्होंने बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो। उन्होंने बोला लश्कर तैयबा हमारा हीरो है। तो वो लश्कर तैयबा, वो ओसामा बिन लादेन, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने जिनको बोला है कि टेररिस्ट हैं, राइट। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, एज एन इंडियन हमें क्या लगता है। ऐसा है साहब कि हमें ऐसा लगता है कि हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट उसको बोल दिया कि ये टेररिस्ट है। वही हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट बताया, जिस यूनाइटेड नेशंस का आप कश्मीर के हवाले से बोलते हैं कि साहब ये 1947-48 की आप बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन की। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ यूनाइटेड नेशंस की बातें मान लेता है और कुछ बातें नहीं मानता। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहां से आती है। अच्छा ये सब एक बात मुझे आपको पता है ना, हाफिज सईद अभी किधर है, आपको पता है इस बात का? अभी हाफिज सईद किधर है? जी मैं आपको एक बात बता देता हूँ साहब। नहीं, मैं छोटी सी एक बात, बुरा ना बनाइएगा। हाफिज सईद का जिक्र किया ना, देखिए हाफिज सईद इस वक्त जेल में है। तो ऊपर एक उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने, किसी और ने नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको चार्ज किया है, उनको गिरफ्तार किया है और उनको जेल में भेज दिया है। आप की बातों को मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ऐड कर रहा हूँ कि देखिए, आप पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं, ये वही पाकिस्तान है कि जिसके आर्मी चीफ ने, जनरल मुशर्रफ ने वो बातें कही, जो उन्होंने गलतियां थी उन्होंने मानी। ये आप इस बात को भी इस तरह से भी देखिए। और फिर यही वही पाकिस्तान है जिसने हाफिज सईद को गिरफ्तार किया और हाफिज सईद को आप जेल के पीछे हैं। तो इसको पॉजिटिवली भी देखिए। जी नहीं साहब, इसको हम पॉजिटिवली इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हाफिज सईद कई बार जेल जा चुका है, कई बार जेल से निकल चुका है, पहली चीज। नहीं अलाउ मी टू कंप्लीट सर। मैं थोड़ा सा, अगर आप आरजू ऐसे कैसे होगा, अगर मैं प्लीज 1 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे फिर आप बता दिएगा। इजाज 1 मिनट मेरे साथ एक आखिरी बात, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैं माफी चाहता हूं। हाफिज सईद साहब प्लीज मेरा बात, प्लीज। हाफिज सईद पहली दफा जेल में गए, मैं आपको बता देता हूँ। वो इससे पहले नजरबंद रहे हैं, घर पे रहे, और वो नजरबंद किसी केस पे नहीं, हुकूमत उनको ऑर्डर कर देती थी नजरबंद। ये पहली दफा हुआ है हाफिज साहब को जेल जाना पड़ा है और उनके ऊपर केस अदालत में प्रूव हुआ है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप करिए बात। अब आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, प्लीज आप करिए। नहीं कोई बात नहीं साहब। देखिए, आप जिनको साहब बोल रहे हैं, हाफिज सईद को आप साहब, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा शुरू करी,
पाकिस्तानी प्रेसिडेंट फॉर्मर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ रिकॉर्ड पे है कि हाँ हमने शुरू करी, हाँ हमने तालिबान शुरू करी, हाँ हमने अलकायदा की मदद करी, हाँ उसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। पहली चीज। अब उन्होंने बोल दिया, क्योंकि वो दुबई में बैठे बैठे उन्होंने वजाद खान को इंटरव्यू दिया था, दुबई में बैठे बैठे, इंडिया में तो बोला नहीं उन्होंने, ये तो दुबई में बोला। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान में जो वैभव ने बात करी, अगर इंडिया में कोई कुछ करता भी है, ठीक है, आप जिसको कहते हैं हमारे राइट विंगर्स या जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, आप जो भी नाम देना चाहते हैं, किसी ने ये नहीं बोला कि हम जाके पाकिस्तान में बम फाड़ के ना पाकिस्तानियों को मार देते हैं, ठीक है, आज तक किसी ने बोला नहीं, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारी सोच है, वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। दूसरी चीज, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, ये सब आपके पाकिस्तानी पंजाबी हैं, चाहे आप हाफिज सईद को ले लीजिए, मौलाना मसूद अजहर को ले लीजिए, ठीक है, ये कश्मीर में आप कहते हैं ये जेल में है, चलिए आपने बोला साहब, मैंने आपकी बात मान ली, ये जेल में है, पर इनके भेजे हुए लड़के तो कश्मीर में हैं, इन्होंने फिर वहां पे दहशतगर्दी करनी है। और मैं आपको बताता हूं, ठीक है, कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और इससे क्या हुआ है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो तो है, और आप दो पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग मानेंगे मेरी बात, पाकिस्तान की जो रेपुटेशन डैमेज हुई है इसकी वजह से, वो इररिपेरेबल डैमेज है। आज की तारीख में अगर अमेरिका आपसे बात कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि आप अमेरिका को कोई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप कोई बहुत बढ़िया चीज अमेरिका को दे रहे हैं, वो अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से उसको पोर्ट बिन कासिम से लेकर तोरखम गेट का रास्ता मिलता है जाने का। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान का, जो अमेरिका की और बाकी फोर्सेस की मजबूरी है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जो कि गोरों को लगता है, और काफी हद तक मैं भी इसमें वो हूं, कि मैं भी मानता हूं ये चीज कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों कह रहा हूं मैं आपको? मुशर्रफ साहब के ऊपर जो अटैक हुआ था, परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने करा था, अपने ही चीफ के ऊपर अटैक करा था, असैसिनेशन का। ये परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है अपने इंटरव्यू में, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं। He said that my own people tried to kill me, not once but twice. 3 अटेम्प्ट हुए थे, 2 तो फौजियों ने ही करे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर फौज में आपका इस लेवल का रेडिकलाइजेशन है, तो हमें क्या पता कि जो न्यूक्लियर वेपन्स एसेट्स को गार्ड कर रहे हैं, वो भी रेडिकल इस्लामिस्ट ना हो, जो तालिबान और अलकायदा की सोच रखते हो। जरूरी नहीं है वो काला मुंह पे मास्क पहन के कुछ करें। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं सर, कि जो पूरा पाकिस्तानी स्टेट कर रहा है, मुझे ऐसी कोई नफरत नहीं है, और पाकिस्तान में एक गलतफहमी भी है काफी, मेरे बारे में काफी मीडिया ने भी कवर करा है, काफी चैनल्स यूट्यूब, मुझे पाकिस्तान के ही दोस्त मुझे भेजते रहते हैं कि ये कह रहे हैं गौरव आर्य ने। देखिए, मैंने जब भी बोला है, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कभी पाकिस्तानी सिविलियंस या नॉन कॉम्बैटेंट्स के लिए नहीं बोला। मैं जिनको जानता ही नहीं उनसे मैं नफरत कैसे कर सकता हूँ? मैं तो जानता नहीं, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, मतलब ऑफिशियली कभी नहीं गया पाकिस्तान, तो मैं कैसे नफरत कर सकता हूँ जनाब? आप सोचें ना कि मैं आपको अगर जानता नहीं तो कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात सही है कि जो पाकिस्तानी फौज है, जो पाकिस्तानी ISI है, लोग कहते हैं मुझसे कि मेजर साहब, मुझे ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं कि आपने सोशल मीडिया पे आप बड़ा जहर उगलते हैं, ये करते हैं। मैंने बोला शुरुआत किसने करी? मैंने बोला आप बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगा। आप मेरे ट्वीट्स देखें, 5 अगस्त 2019 के पहले के ट्वीट्स देखें, और आप उसके, मैं आपको डेट बता रहा हूं, 5 अगस्त, जिस दिन 370 और 35 से कश्मीर से रिवोक करा था इंडियन पार्लियामेंट ने, उसके पहले के ट्वीट्स देखें और उसके बाद के ट्वीट्स देखें। अचानक 24 घंटे के अंदर आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके आसिफ गफूर साहब ने शुरुआत कर दी। हमें यह दुख हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारा जो ADGPI है, जो इंडियन आर्मी का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन का सेल है, आप उनके ट्वीट्स देखें, उन्होंने कोई काउंटर नहीं करा। यही मेरी वैभव से बात हो रही थी, और हमने बोला कि अगर हमारी सरकार नहीं करती तो हम लोग तो जिंदा है ना, हम करेंगे। तो हमने शुरू कर दिया। अब लोगों ने बोला कि नहीं, पहले ये लोग ये बोलते थे कि ये तो कुछ नहीं बोलते, इनके मुंह में जबान नहीं है, इनको कुछ आता नहीं करना। फिर जब हमने करना शुरू करा तो बोला मेजर लात बहुत मारता है, ये बात बहुत करता है मेजर इंडिया का। तो देखिए, ये सब बातें हैं ना। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से आती है हिंदुस्तान में, ये बात सच है। हाँ, कश्मीर में लोकल कश्मीरी भी हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। आदिल अहमद डर जो सुसाइड बॉम्बर था पुलवामा का, वो लोकल कश्मीरी था, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कहना कि सारे के सारे पाकिस्तान से आते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 1989 के पहले
जो कट ऑफ ईयर हम मानते हैं 1989, उसके पहले कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग होती थी, टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती थी। तो आप एक बात बताइए, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुरीद के में, जैश मोहम्मद बहावलपुर में, उनका मेन लाहौर में, दोनों के घर हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये तंजीमें हैं आपकी। आपने जब जेल में डाला, आप कहते हैं आपने हाफिज सईद को जेल में डाला, आपने किस लिए जेल में डाला? कि इंडिया के खिलाफ टेररिज्म कर रहा है, कि आपने उस चार्ज पे जेल में डाला? अगर आपने उस चार्ज में जेल में डाला है, बाय द वे, अगर हाफिज सईद को कि तुमने हिंदुस्तान में टेररिज्म करी है, इसका मतलब पाकिस्तान मानता है कि उसका एक शहरी है जो कि इंडिया में टेररिज्म कर रहा है। या तो आप बोल दीजिए कि नहीं साहब, हमने उसको इंडिया के टेररिज्म के चार्ज में नहीं डाला, हमने तो अपने ही अंदरूनी कोई मसले थे जिसके चार्ज में उसको डाला। तो फिर हमें तो वो नहीं मिला ना, वी डिड नॉट गेट जस्टिस, हमें इंसाफ नहीं मिला। आपके को अंदरूनी मामले में हो सकता है उसने जेब काट ली, हो सकता है कुछ स्मगलिंग कर लियो या दहशतगर्दी कर लियो, कुछ भी XYZ करो, आपने हिंदुस्तान के मामले में तो नहीं करा। और अगर करा है तो आप बोलिए कि साहब ये पाकिस्तान का शहरी है, इसने हिंदुस्तान में बम धमाके करे, इसने हिंदुस्तानी शहरियों को मारा है। जी अच्छा, मैं सब आपने जितनी भी बातें की है ना, मैंने बड़ी गौर से सुनी है। अब आप ये फरमाते हैं कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो बातें की, हाफिज सईद के ऊपर जो बातें की, मैंने आपको बताया भी कि हाफिज सईद साहब गिरफ्तार हैं, और हाफिज सईद साहब के ऊपर चार्ज ये है कि वो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। आपने कहा जी हमारी तंजीमें, ये तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली माना हुआ है कि तंजीमें हमारे पास थी, कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया हुआ है। मुरीद के का जिस सेंटर की आप बात कर रहे हैं, उस मुरीद के सेंटर को आप देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने उसका टेक ओवर कर लिया हुआ है। आप जैश मोहम्मद की बात कर रहे हैं, जैश मोहम्मद के सेंटर के ऊपर बात करें, उसका टेक ओवर कर लिया हुआ है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप जरूर तनकीद करिए, लेकिन जहां पर पाकिस्तान ने एक्शन लिया हुआ है, पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, उसका भी जिक्र करिए। ये बिल्कुल मनफी 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 ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान से सिविलियन, तो आप कहते हैं कि दहशतगर्दी मुंबई में पाकिस्तानी मुलव्वस थे, भाई होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई किसने की? पाकिस्तान ने की। पाकिस्तान ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने मुंबई अटैक का मुकदमा यहाँ पे दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया, उनके प्रोसेसेस अदालत के अंदर चल रहे हैं, कुछ तो सजाएं हो गई हैं, कुछ अभी प्रोसेस में हैं, किसी ने बेल भी अप्लाई की है, किसी को बेल मिली है, किसी को नहीं मिली। ठीक है, आप जनरल मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू का हवाला देते हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब ने ये बातें की। भाई ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी है कि हमने कुछ गलतियां की और उन गलतियों को सुधारने के लिए, आप देखिए 16 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान में, 2014 को पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, आपके हिंदुस्तान में इसका 10% नहीं हुआ हुआ। आपको पता है पाकिस्तान के स्कूल में बच्चे शहीद कर दिए गए, बच्चे, मासूम टोडलर्स, एंड दे वर किल्ड बाय द मिलिटेंट्स, दे वर किल्ड बाय द टेररिस्ट। आपने पाकिस्तान के एक ही सांस में पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी डाउट कर दिया। मैं अब आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में एक इदारा है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक जो एसेट्स हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं डिफरेंट मुल्कों के, उसके ऊपर निगरानी करता है ये इदारा। और इस इदारे के इंस्पेक्टर्स दुनिया के हर उस मुल्क में जाते हैं जहां पर न्यूक्लियर आर्म्स मौजूद होते हैं। अभी पिछले दिनों इनकी डेलीगेशन पाकिस्तान में आई थी और उन्होंने पाकिस्तान को सर्टिफाइड किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जितने मजबूत और बेहतरीन प्रोटेक्शन में है, उतने शायद और कहीं में नहीं है। ये रिकॉर्डेड है, आप चेक कर लीजिए। अब आपने जो बात करी न्यूक्लियर एसेट की, कि आपने बोला कि साहब बाहर की एजेंसी आई थी और उसने न्यूक्लियर एसेट्स को पाकिस्तान के बोला था कि बिल्कुल सेफ है। जरूर कहा होगा, जरूर आई होगी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर AQ खान कौन है? आपने डॉक्टर AQ खान को हाउस अरेस्ट में क्यों रख रखा है? क्योंकि पाकिस्तान से प्रोलिफरेशन हुआ था, नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी बेची थी और मटेरियल बेचा था, इसीलिए मुशर्रफ ने जेल में डाला। आज की तारीख में वो बंदा हाउस अरेस्ट में है। उसका पिछले महीने बयान आया था AQ खान का कि मेरे ऊपर ये कर रखा है। तो देखिए, आज की तारीख में आपने फॉरेन एजेंसी के लिए ठीक कर दिया कि वो लोग आ रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए, गेरू चुना जिसको हम फौज में कहते हैं, उताई करके फिट कर दिया उसको। सच्ची बात यह है कि AQ खान है कौन? आप दुनिया को बताएं। 2 अब्दुल मिले थे,
उसका भी नाम अब्दुल है ना, AQ खान का अब्दुल समथिंग खान, अब्दुल कदीर खान। दो अब्दुल मिले थे, एक हिंदुस्तान को मिला था, एक पाकिस्तान को मिला था। हमारा जो अब्दुल कलाम था, हमने उसको सर पे बैठाया, देश का राष्ट्रपति बनाया और उसको इतनी इज्जत दी। वो भी हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, हमारे प्रेसिडेंट थे। और आज की तारीख में सिर्फ इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स नहीं, हिंदुस्तान का एक एक शहरी डॉक्टर कलाम को सैल्यूट करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट करे, उनसे पहले भी 74 में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट हो चुका था जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाया। नेशन रिस्पेक्ट्स AQ खान, वो हीरो है हमारा। और जिसने आपके लिए मिसाइल बनाई, आपने उसको जेल में डाल दिया क्योंकि उसने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करा था। वैभव, अब आप बोलिए, मैंने बोल दिया जो मैंने बोलना था। फिर एजाज आपकी तरफ आऊंगी। जी वैभव। जब भी इन्होंने बात करी कि वो जेल में है, हाफिज सईद साहब जेल में तो लखवी था, वो जेल में रह के बाप बन गया, बताएं। अब ये कौन सी साइंस है, ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी जेल है जहाँ जेल में बंदा जेल में है और उसके बच्चे हो रहे घर पे। तो ऐसी जेल तो मतलब सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है, और जिस जेल पे आपको इतना फख्र हो। मैं ऐड करूंगा, आप हिंदुस्तान में भी ऐसी जेलें मुतारफ करवाएं कि अपने कैदी को आप ये तो जेल का हाल है। और तीसरी चीज ये है कि देखें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब इंडिया में रेडिकलाइजेशन, जैसा मैंने पहले पॉइंट उठाया था कि इंडिया में रेडिकलाइजेशन इंडिया के अंदर लिमिटेड है, महदूद है, उसकी एक हद है, वो उसके बाहर नहीं एक्सपैंड करता है, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन है वो पूरे खित्ते को डिस्टर्ब करता है, डिस्टेबलाइज करता है। अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक अगर आपके यहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपके बहावलपुर से या मुरीदके से, तो उसकी वजह से दो न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में वॉर, द वॉर स्टार्ट्स लूमिंग इन बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स। तो ये डिफरेंस है हमारे और आपके यहाँ पे रेडिकलाइजेशन के डिफरेंस, जो रेडिकलाइजेशन का जो डिफरेंस है। एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा था कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको या जो टेररिस्ट हमले होते हैं कि किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि आप जाएं और 26 से 11 करें या पठानकोट पे हमला करें या उरी पे हमला करें। तो सर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट्स करें ना करें, हम तो ये कहते हैं कि आपके यहाँ आपके पास गवर्नमेंट्स के पास पावर नहीं है। तो आप ही लोग हैं जो हमको ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप क्यों कहते हैं इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, हम कहते हैं वो पपेट है, आप कहते हैं नहीं वो प्राइम मिनिस्टर है, हम कहते हैं वो पपेट है, आप कहते हैं नहीं उसको मानना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर। हम तो मान रहे हैं इस चीज को कि भाई उसके पास पावर नहीं है। वो ऑर्डर दे भी दे कि तुम जाओ बॉम्बे में जाकर के टेररिस्ट अटैक करो, तो उसे कहने से कोई नहीं आना, एक बंदा नहीं आएगा, उसके अपने पीटीआई के कारकुन नहीं आएंगे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनके पास पावर है, जो इन लोगों को ट्रेन करते हैं, जो इनको फाइनेंस करते हैं, वो सिर्फ ना कि सिर्फ यहाँ आते हैं, वो यहाँ आकर के टेररिस्ट अटैक्स करते हैं। वो कौन से इदारे हैं आप भी जानते हैं, और उन इदारों से आपने डील भी करा है। वो इदारे अफगानिस्तान में क्या कर चुके हैं दुनिया जानती है। वो इदारे आज की डेट में वो खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीएम के जो कारकुन है, आरिफ वजीर, अभी जो लेटेस्ट शहादत है आरिफ वजीर की है, तो उनके कितने कारकुन मार चुके हैं, सिंध में कितने लोग मिसिंग पर्सन है, बलूचिस्तान में क्या उन्होंने किया। तो वही सेम इदारे आपके वो हमारे यहाँ भी ये सारे काम कराते हैं। तो भाई आप उनको क्वेश्चन करें ना, हम तो आपसे कहते हैं आप उनको क्वेश्चन करें, आप उनको अकाउंटेबल करें कि भाई आप उनके खिलाफ लिखें। लेकिन अगर आप उनके खिलाफ लिखेंगे तो फिर वही हाल होगा जो हामिद मीर का हुआ, वही हाल होगा जो बाकी आपके यहाँ जर्नलिस्ट जो कि कभी टीवी पे बैठा करते थे, आजकल यूट्यूब पे बैठे मिलते हैं, और कुछ को यूट्यूब पे भी नहीं बैठने देते, वहां पे भी उनको ब्लॉक करा रखा है। तो हम आप अच्छा जी जब एक बात कह दूं इसके पहले कि आरजू आप 30 सेकंड लूंगा। मैं एक बात बता दूं, आप लोग शायद क्योंकि फौज का आप लोगों का ताल्लुक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जो मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तानी फौज, आर्मी खासतौर से इसमें इन्वॉल्व है टेररिज्म में। पाकिस्तानी फौज कभी नहीं गई अंदर लड़ने के लिए। कश्मीर पे पाकिस्तानी फौज ने जो अटैक करा था, पहले कबायली भेजे थे 47-48 के बाद, कभी कश्मीर वैली के अंदर नहीं आई पाकिस्तानी फौज। ये कारगिल वारगिल साइड में करते रहे ये लोग, और अखनूर साइड में करते रहे, वैली के अंदर इन लोगों ने कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करा, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें हैं, आईडी का इस्तेमाल, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल, टाइमर्स का इस्तेमाल, डेटोनेटर का इस्तेमाल, किस तरीके से स्नाइपर राइफल इस्तेमाल कर, ये सब पाकिस्तान में हथियार होंगे। देखिए, हथियार होना और हथियार इस्तेमाल करना जमीन आसमान का फर्क है।
पाकिस्तान में AK-47 सिविलियन के हाथ में दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सिविलियन को सिर्फ ट्रिगर दबा के और उसको खोल के जोड़ के साफ करके, ये हथियार नहीं है, ये 2 दिन के अंदर कोई सीख सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग करना, ये कुछ चीजें हैं जो करते हैं, दीज आर हाईली टेक्निकल, और ये चीजें सिर्फ एक मिलिट्री कर सकती है, ये किसी के बस का नहीं है, सिविलियन के बस का नहीं है। जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे 40 CRPF के बहादुर जवान, जो पूरा सेट करा गया था किस तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं एज एन आर्मी ऑफिसर, ये किसी सिविलियन के, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, कहीं का भी हो, वो आप कहते हैं साहब मैं तालिबान का कमांडर हूं, उसकी जो सिखलाई है वो फौज से हुई है, एक सिविलियन के बस का नहीं है, उसको पता ही नहीं। ये क्लासरूम में बैठ के, स्क्वाड पोस्ट में बैठ के सीखी जाती हैं चीजें, इसके ऊपर प्रॉपर प्रेसिज, हम लोग प्रेसिज बोलते हैं, बुकलेट्स होती हैं, इसकी प्रॉपर प्रेसिज होती हैं, इसको बैठ के सिखाया जाता है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि ऐसी है, ये मुजाहिदीन है और लड़ने चले, ये इतना सिंपल नहीं है कि मुजाहिदीन लड़ने चले गए। दीज पीपल आर ट्रेन्ड, दे मे नॉट बी वेरी वेल ट्रेन्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अल्टीमेट इनकी ट्रेनिंग है, क्योंकि इनका दौरा-ए-आम, दौरा खास होता है, 2 पार्ट्स में इनकी ट्रेनिंग डिवाइड है, 4 कैप्सूल होते हैं इनके, तो उसी में इनका काम हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली देयर इज मिलिट्री ट्रेनिंग, विदाउट मिलिट्री ट्रेनिंग यू कैन नॉट डू दिस, जो भी आपने करा है। जी प्लीज। जी एजाज, जी एजाज, जी, एक चीज मैं मेजर साहब आपसे कहना चाहूंगी, ये जो सवाल है आप हमें सुबह 11 बजे से जो सवाल आप हमसे कर रहे थे, जिसमें चीमा साहब और मैं फंस गए थे, वो जरा एजाज से कर दें। मैं इसके पहले थोड़ी सी बात कर लूं, वरना मैं भूल जाऊंगा। आप सबसे उम्र में बड़ा हूं मैं, तो मेरी मेमोरी जा रही है अभी, तो आप प्लीज सुन लें, ठीक है? देखिए ना, बात ये होती है कि जो पाकिस्तान में APS पेशावर का जो हादसा हुआ, जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पार्लियामेंट खड़ी हुई थी और खड़े होके 2 मिनट का साइलेंस इंडियन पार्लियामेंट ने किया था उसके ऊपर। हम भी चाहेंगे कि, हम भी चाहते कि अगर पुलवामा में अगर आप लोग ऐसा करते तो अच्छा लगता। इंडिया के सारे स्कूल्स में भी हुआ था, सारे स्कूल्स में। All schools across India and the Indian Parliament stood up and said for the children of APS Peshawar, we will keep 2 minutes, पूरे हिंदुस्तान ने, क्योंकि बच्चा किसी का भी हो, इस तरफ का उस तरफ का बच्चा, तो फिर बच्चा ही है, उसका क्या है। ये होता क्यों है मैं आपको बता दूं। देखिए साहब, ऐसा होता है ना कि जब आप गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट बोले ना, जैसे गुड तालिबान बैड तालिबान जब आप करते हैं, ठीक है, जब आप एक को बोलते हैं कि तुम टेररिस्ट हो, फिर तुम बोलते हो दूसरे को तुम फ्रीडम फाइटर हो, तब जाके प्रॉब्लम होती है। आप देखें, जो सांप हमें काट रहे हैं, वो सांप आपको भी काट रहे हैं, पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि वो सांप आपके हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो शहरी पाकिस्तान के हैं। वो दूसरी चीज मैं जो कह रहा हूं कि पुलवामा का जो अटैक पाकिस्तान ने करवाया, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आदिल अहमद डर की क्या उम्र थी, उसको किसने सिखाई ये बातें? RDX कहां से आया वो अलहदा बात है, छोड़ दें। डेटोनेटर कहां से आया, कॉर्डेक्स कहां से आया, उसके पास फ्यूज कहां से आया, वो बात छोड़ दें, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं उसको सिखाया किसने? ये सिविलियन को आ ही नहीं सकता। इसलिए, और आखिरी चीज कह रहा हूं साहब, एक मिनट, आखिरी बात मैं आपको ये कहता हूं ना कि आप देखिए, जिस दिन पाकिस्तान ये बोल देगा कि वी विल नॉट यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, चाहे वो अच्छे, कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, सब टेररिस्ट है, भाड़ में जाओ, पाकिस्तान इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। आप कश्मीर का मुद्दा उठाइए ना, आप कश्मीर का मुद्दा उठाइए ना, क्यों नहीं? आपका हक है उठाने का, आपका फर्ज भी है एज अ पाकिस्तानी, अगर आपको लगता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं हिंदुस्तान के मुस्लिम, देखिए सुनिए सर, हिंदुस्तान के मुस्लिम कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि जो भी हमारे इख्तलाफात हैं, वो हम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सामर्थ हैं, हमें पाकिस्तान की हेल्प नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान में जो लोग आते हैं कि इंडियन मुस्लिम, ये आप मत करा करिए बातें, क्योंकि इंडियन मुस्लिम यहाँ पे बैठ के बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। 2-4 लोग हैं जो पाकिस्तान के गाना गाते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन लार्ज 99% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आर वेरी अनकंफर्टेबल। और ये बात एक मौलवी साहब है हमारे, बड़े फेमस हैं, वो मैं भूल गया, मुशर्रफ साहब को दिल्ली में एक मीडिया हाउस था, उसमें उन्होंने बोला था, मैं आपको वो क्लिप भेज दूंगा ढूंढ के, वो यूट्यूब पे क्लिप है, जहां पे उन्होंने बोला था कि देखा हुआ मैंने, याद है, बड़ा फेमस। जी, उन्होंने बोला साहब ठीक है, हमारे साथ प्रॉब्लम है इंडिया में, हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों को इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हम सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। आप रहनुमाई मत करिए हिंदुस्तान के मुसलमानों की। आपको एक मुल्क चाहिए था, भारत का पार्टीशन हो गया, आपको एक मुल्क मिल गया, कहानी खत्म हो गई। अब आपको पैलेस्टीनियंस का भी दर्द है, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। आप कहते हैं आपको कश्मीरियों का दर्द है,
क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। आपको इंडियन मुस्लिम्स का दर्द है, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। अरे आप किसी और के बारे में, कभी मैंने ये नहीं सुना पाकिस्तानियों का कि साहब इसके बारे में हमें बड़ा बुरा लगा, ये नॉन मुस्लिम है। हिंदू मरते हैं लिंचिंग में, कभी पाकिस्तान से कंडेमनेशन नहीं आया कि लिंचिंग बुरी है, एक इंसान मरा है। आप लोग बात करते हैं मुस्लिम 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 24/7 मुस्लिम की बात करते हैं, फिर आप हमें गुनहगार बताते हैं कि तुम लोग इस्लामोफोबिया करते हो। भाई फर्क किसने करा हिंदू मुसलमान में, या हिंदू सिख, सॉरी मुसलमान और यहूदियों में, या मुसलमान और क्रिश्चियन में? हर जगह तो आप लोग कहते हैं अच्छा मुसलमान क्या होता है। आपने कभी सुना किसी हिंदू को बोलते हुए कि अच्छा हिंदू क्या होता है? या फिर यू सी, आपने जो प्रोजेक्शन करा ना इस वर्ड का मुस्लिम का, इतनी बार कर दिया कि लोगों को लगने लगा कि ये अलग हैं। आप ये लोग ये बात ही मत करें। आप पैलेस्टीन का मसला है, पैलेस्टीनियन संभाल लेंगे। और अगर आप पैलेस्टीन के लिए बोलते हैं, अगर आप पैलेस्टीन के लिए बोलते हैं, आपका हक है बोलने का और आपका फर्ज भी है, आप कश्मीर के बारे में बोलिए। लेकिन आप चीन में जो 15 लाख मुसलमानों को चीन में जेल में डाला है, उसके बारे में इमरान खान कहते हैं साहब हमें पता ही नहीं इनके बारे में, ये आज मरते हैं कल मरते हैं, आज मरे अभी मर जाए उसकी तरफ से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अमेरिका है, अमेरिका है जो अमेरिका ने अभी लेजिस्लेशन पास करा है कि वीगर मुसलमान है चाइना में, उनके साथ क्या हो रहा है, चाइना जवाब दे। पाकिस्तान ने तो कोई लेजिस्लेशन पास नहीं करा। तो पाकिस्तान को, हमें ऐसा लगता है और हमारा ऐसा मानना है कि जहां पे पाकिस्तान को फायदा होता है, जहां पे पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ती है, या फिर कश्मीर का मामला जो एक बड़ा इमोशनल मामला है पाकिस्तान में, मुस्लिम्स का, इस्लाम का, उम्मा का, वहां पे आप लोग उम्मा का हवाला देते हैं। वहां पे इमामों को नचवाया जा रहा है, शराब पिलाई जा रही है, सुअर का गोश्त खिलाया जा रहा है, पाकिस्तान से चूं नहीं निकलती। ये गलत बात है ना, ये तो मुनाफकत है। आप लीजिए कश्मीर का नाम ना, आपको किसने मना करा? आप बोलिए कश्मीर में जुल्म कर रही है इंडिया, अगर आपको बोलना है आप बोलिए, लेकिन आप ये भी तो कहिए कि चाइना जुल्म कर रही है, और आप सच्ची बात बताइए, फिर आप सच बोलने की ताकत रखिए ना। जी एजाज, आप जो नहीं सुन सके मैं बताती हूँ एक दो चीजें। मेजर साहब ने कहा कि हम चाइनीज मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं आवाज उठाते, यही कहा ना सर आपने, कि हम चाइनीज मुस्लिम के लिए क्यों नहीं बोलते। और हमारे हमारी जो आर्मी है, जो इन्होंने अभी शायद बोला नहीं, मैं बोल लेती हूँ क्योंकि सुबह से मैं बता बता के टीवी पे थक गई हूँ कि हमारी आर्मी में जो है वो बिजनेसेस क्यों है, हम क्यों मैं ये चाहता हूँ आरजू जी, मैं आप सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। मैं ये चाहता हूं कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तानी आवाम से चंदा इकट्ठा करें, लाखों करोड़ों रुपए, और चाइना पे जिहाद करें, और ये बोलें कि चाइना का जो मुसलमान है, जो आपने बच्चों को जेल में डाल रखा है, 3-3 साल के बच्चों को, जो चाइना के मुस्लिम्स पे आपने जुल्म कराया है, आप चाइना के ऊपर जिहाद करें। हम चाहते हैं, 30 साल का आपको कश्मीर का एक्सपीरियंस भी हो गया है, अब तो आप लोग एक्सपीरियंस है जिहाद में, तो आप जाएं और चाइना पे जिहाद करें, शी जिनपिंग पे अटैक करें, या जिस पे भी चाइनीज पे अटैक करना है, मैं शी जिनपिंग का खास नाम नहीं ले रहा, जिस चाइना पे अटैक करना है, क्योंकि आप अगर मुसलमान को, ये सीएए के बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके ऊपर अलग दे हो जाएगी। आप चाइना के ऊपर जिहाद करें सबसे पहले आप उसको बोलें लश्कर तैयबा को कि चाइना की तरफ रुख करे, वहां पे भी तो मुसलमान है। आपको सिर्फ कश्मीर दिखता है, पैलेस्टीन दिखता है, चीन नहीं दिखता, आपको क्यों नहीं दिखता? सर बात यह है कि आपने वो जो बात अमेरिका वाली की ना, कि अमेरिका चाइना का मामला उठाता है, आप वाकई ये समझते हैं कि अमेरिका चाइनीज मुसलमान के बारे में वाकई बड़ा दर्द रखता है? आप वाकई ऑनेस्टली समझते हैं? नहीं, दर्द रखे ना रखे, दर्द रखे ना रखे, दर्द रखे ना रखे, अमेरिका काफिर, हिंदुस्तान काफिर, आप तो मोमिन हैं, आप क्यों नहीं दर्द रखते ये बताइए। अमेरिका को मारिए गोली ना। मेजर साहब, मैं ऑन ए लाइटर नोट, मेजर साहब पहले हम इंडिया से तो फ्री हो जाएं, बाकी बात में देख लेंगे, ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे नहीं एक सेकंड मैं एक सवाल करना चाहता था एजाज से, एक सवाल मेरा। एजाज मुझे ये बता दें, बिकॉज आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बहावलपुर और मुरीतिया गए? जी मैं बिल्कुल गया हूँ। मेरी आपने जब आप वहाँ पे क्या कोई वहाँ पे कोई टेररिस्ट कैंप वगैरह है कि नहीं है? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि वहाँ के बारे में मैंने जो रिपोर्टिंग की हुई है, प्लीज गूगल पे जाके देखिए। अरे सर, मैं आपसे हाँ या ना पूछ रहा हूँ, आप बता दें कि वहाँ है या नहीं। सर सुन तो लीजिए, मैं गया हूँ, सुन लीजिए। ये मेजर साहब जो बात कर रहे थे ना कि जी वो बम किस तरह बनाते हैं और वो ये फौजी ट्रेनिंग के बगैर मुमकिन नहीं है, मैं उनके कैंप में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी क्या है, मैं जानता हूँ कि कैपेसिटी क्या है। इसलिए देखिए, आप सिर्फ फौज में आपने सर्व किया है, मैं फौज को भी थोड़ा सा कवर किया हुआ है किसी जमाने में,
और मैं मिलिटेंट्स के साथ भी रहा हुआ हूँ। तो आप प्लीज, मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा आपके लोगों को रिसर्च करने की जरूरत है इन मिलिटेंट्स के ऊपर, जो कर भी रहे हैं आपके लोग। ठीक है, आपने बोला कि आपने मुरीदके में टेररिस्ट कैंप्स देखे हैं, आपने अभी बोला, आपने बोला कि आप भावलपुर गए, आप मैं भावलपुर में भी गया हूँ, मैं जानता हूँ चीजों को। आपने गिरा है, तो आप ये बात मानेंगे वो जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो किसके लिए हैं? अगर आपको पता है, सर एक बात बताइए, मैं एजाज साहब आपसे पूछता हूँ, एजाज साहब एक मिनट, सर ये चीज ऐसे, सर एक मिनट, ये मिठाई की दुकान नहीं है कि आपने शटर डाउन कर दिया और आपने बोला कि कल से रबड़ी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ये शैतान की औलादे हैं, ये एक बार शुरू हो गया ये सिलसिला कई सालों तक चलता फिरता रहता, चाहे आपने बंद कर दियो ना बंद कर दियो। दूसरी चीज, आप एक बात बताइए ना, आप एक जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, अगर आपको टेररिस्ट कैंप मिल गए पाकिस्तान के अंदर, आप उनके साथ रहे हैं, आप कह रहे हैं कवर कराए, तो आपके आईएसआई को नहीं पता यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स हैं? आप तो कहते हैं ना कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है वो। मेजर साहब मेरी बात आप समझ नहीं रहे। पाकिस्तान ने कैंप जहां पर भी थे, जहां पे भी कोई कंप्लेंट थी, उनको खत्म कर दिया। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं मिलिटेंट्स को जानता हूँ, मैं मिलिटेंट्स के साथ रहा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ चीजों को। सर अभी आपका इमरान खान कह रहा है, इमरान खान का बयान है 6 महीने पुराना कि पाकिस्तान के अंदर 40,000 टेररिस्ट हैं। इमरान खान आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जनाब। टेररिस्ट, देखिए टेररिस्ट को बटन तो नहीं होता ना कि ऑन कर दिया और बटन दबाया तो ऑफ कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे। माइंडसेट तो लोगों का देखें, इंडिया के अंदर भी माइंडसेट लोगों का मौजूद है, वो बटन दबाया तो ऑफ हो गया, ऐसा तो नहीं है। इशू ये है कितने इंडियंस आपको मिले जिन्होंने धमाके कर दिए, जो आके तंजीमें बनाई यहाँ से? आपने बाला साहब ठाकरे का नाम लिया, बाला साहब ठाकरे की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। बाला साहब ठाकरे ने कितने लोग भेज दिए शिवसेना के कि जाओ तुम लाहौर में और बम फोड़ो? कितने भेज दिए साहब, एक बात बताइए। बाला साहब ठाकरे ने जो अयोध्या में जो मस्जिद के साथ किया, क्या वो कम था? अरे सर, अयोध्या में जो हुआ वो हमारा मसला है। वो सर वो हमारा मसला है, वो पाकिस्तान का मसला नहीं है। हुजूर वाला एक बात बताइए, आप एक बात बताइए मेजर साहब, आप बताएं गुजरात में जो मोदी साहब ने किया वो ठीक किया? एक मिनट मैं आपको बताता हूं। आपने जो 24% से लेकर 2% हिंदू लिया है पाकिस्तान में, आपने ठीक करा। पिछले साल आपने 1032 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा और उनको मुसलमान बनाया, ठीक करा आपने। आप मुझे केस बताइए जहां पे लड़का हिंदू हो और लड़की मुसलमान हो, तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान सेक्युलर है। देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, गुफ्तगू जारी है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरी फोन की बैटरी ड्रेन होगी और मेरा फोन अगले चंद लम्हों में बंद हो जाएगा। तो आप प्लीज मुझे माजरत मेरी कबूल फरमाइए, मेरे फोन की बैटरी बंद हो गई है और आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। चलिए ठीक है, ठीक है जी हम बात कर लेते हैं, मैं आरजू को समझा देता हूं। हम फिर इंशाल्लाह फिर किसी दिन कर लेंगे एजाज के साथ। लेकिन मेजर साहब एक दफा मुझे किसी ने बताया था कि बल्कि वो मैं आपको भेज भी दूंगी कहीं से चेक करके, कि मुशर्रफ साहब ने जो हल बताया था, जो सोल्यूशन बताया था कश्मीर का, उसमें उन्होंने कहा था कि बॉर्डर्स को सॉफ्ट कर देना चाहिए, आना जाना शुरू करें, वो करें, तो उससे फिर जो है ये टेंशन कम हो सकती है। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए जो मुशर्रफ साहब ने बोला। और अगर जिस इंडियन ने अग्री भी करा, अगर किसी इंडियन ने अग्री करा इस बात पे, मुशर्रफ साहब की बात पे, मुझे नहीं पता, पर अगर अग्री करा तो मैं उस इंडियन के साथ भी डिसएग्री करता हूं। देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा है, वो हमारी जमीन है। इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से उसको हटाया। जब महाराजा साइन कर चुका था कि इंडिया में जाएगा, वो उन्होंने अपने कबायली भेजे। और ये बात शाहिद अफरीदी ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि मेरे दादा गए और मुझे बड़ा फख्र है। उसके दादा ने रेप भी करा होगा, क्योंकि वहां पे यही तो कबायली कर, इसलिए तो श्रीनगर नहीं पहुंच पाए कबायली, क्योंकि बारामूला में रेप करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने, इन्होंने कत्लो गारत करनी शुरू कर दी थी। इसीलिए इसके शाहिद अफरीदी के दादा को तंगा भी मिला था कि तुम बहुत बहादुर हो, तुमने मासूम औरतों का रेप करा और बच्चों का गला काटा, तो तुम बहुत बड़े मुजाहिद हो, तो वेरी वेल डन। तो उसके वो डींगे हाँक रहा था पाकिस्तानी आर्मी की कंटोनमेंट में जाके पीओके में। सर अगला प्राइम मिनिस्टर है सर वो। जी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होने के लिए ज्यादा, देखिए यू हैव टू जस्ट से, आपको बाजवा को यस सर बोलना है, आपको पॉपुलर होना है और एक दी हुई स्क्रिप्ट आईएसपीआर की पढ़नी है। एक दोस्त है सर सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक दोस्त है, मतलब आपके पास यही होता रहेगा। एक इसमें लाइटर नोट पे एक मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी, पाकिस्तानी से, तो पंजाबी है, तो वो उससे मेरी बात हुई तो कहता है कि पायंदा हाथ थोड़ा हौला रखी,
तो मैंने बोला कि क्यों, क्या हो गया? तो कहता है कि यार तुम लोग अगर इसी स्पीड से तुम लोग करते रहे ना काम, तो he said कि he used a famous पंजाबी word and then he said कि एक दिन हमारी ना कि जो क्रिकेट टीम का कोच होगा ना वो भी रिटायर्ड फौजी होगा। तो तो वो कहता है कि तुम लोग थोड़ा मारना पीटना बंद करो बॉर्डर पे, तो ताकि हमारे यहाँ थोड़ी नॉर्मलसी आए, वरना ये तो मतलब कि नहीं, इंडिया का खतरा है, इंडिया का खतरा है तो उसको बाजुओं को एक्सटेंशन भी दे दो, इंडिया का खतरा है तो भाई ये भी फौजी को दे दो, इंडिया का खतरा है तो वो भी फौजी को दे दो। क्या कि मतलब क्या, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच भी कोई फौजी बन जाएगा तब तुम लोग मानोगे। लेकिन इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कोई नहीं है, अभी फिलहाल हम लोग यही करते रहेंगे, इसी जी। तरह चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका कोई एक्चुअली मैं एक बात बताऊं आपको, कश्मीर का हल देखिए, हो सकता है आपको, आरजू आप पाकिस्तानी हैं, आपको मेरी बात शायद अच्छी ना लगे, और मेरा मन नहीं कि, मेरा ये दिल नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, वो उसलिए नहीं कह रहा मैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसका हल सिर्फ एक है कि वो जो एंटायर एरिया है ये इंडिया में आ जाए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, तब कश्मीर में अमन हो जाएगा, तब लाइन ऑफ कंट्रोल शांत हो जाएगा, तब पाकिस्तान का क्रिकेट कोच सिविलियन बन सकता है और बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इसके और कोई सोल्यूशन नहीं। ये सब लोग, अर्जु एक चीज बता दूं आपको, अर्जु, ये जो भी लोग बोलते हैं ना, मैं आपको बताता हूं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, जो इसके अलावा बोलता है वो झूठ बोल रहा है। मैं और वैभव आपको सच्ची बात बता रहे हैं, हम आपको दिल पे हाथ रख के सच्ची बात बता रहे हैं जो एक्चुअली फैक्ट्स हैं। ये बाकी लोग जो कहते हैं ना, हम लोग बात कर लें, सॉफ्ट बॉर्डर हो जाएगा, थोड़ी सी ट्रेड हो जाएगी, कव्वाली हो जाएगी, थोड़ी सी बिरयानी खा लेंगे, कढ़ाई खा लेंगे हम लोग, ये सब झूठी बातें हैं। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तो इंशा जी का नाम न लो क्या, इंशा जी चौधरी। थोड़ा अमन हो जाए और ठीक हो जाए, ताकि हम भी उधर आ सके घूमने और आप लोग इधर आ सके। बिल्कुल, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।